गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, प्रेम्बल के बारे में देख लिया था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सबसे पहला आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल से हम स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल और थर्ड आर्टिकल देखेंगे। उसके अलावा हम क्या देखने वाले हैं? द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट्स कैसे हुआ है, इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स कब बने, कौन कौन से टाइम पे कौन कौन से स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट देखेंगे। उसके अलावा देखेंगे हम पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इस चैप्टर के अंदर हमारा डिटेल में इन चीजों की स्टडी करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं हम। हेडिंग क्या है इस चैप्टर की? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिटेल में देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। अपना जो इंडिया है, इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। एक स्टेट्स है, उनकी यूनियन है, उसको बोलेंगे हम इंडिया। ये फर्स्ट आर्टिकल के अंदर डिफाइन कर रखा है। सेकंड हम क्या देखेंगे? इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की पावर कौन सी बॉडी के पास है? जैसे हम इसके अंदर देखेंगे पार्लियामेंट्री पावर क्या क्या है, पार्लियामेंट किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट क्रिएट कर सकती है, नए स्टेट को एक्वायर कर सकती है, किस तरीके से इंडिया के अंदर नए नए स्टेट्स बनेंगे, कौन कौन से रीऑर्गेनाइजेशन आए हुए हैं, हिस्ट्री के अंदर कौन कौन सा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, और करंट के अंदर लेटेस्ट अपडेट क्या है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद द बांग्लादेश। फिर बाद में हम देखेंगे जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, किस चीज से रिलेटेड, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, हम वो देखेंगे। फिर उसके आगे हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का इवोल्यूशन स्टार्टिंग से देखेंगे, इंडिपेंडेंस के बाद में कौन कौन से इवोल्यूशन हुआ है, कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का, ये सब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी लक्ष्मीकांत की हार्ड कॉपी अपने साथ साथ हाईलाइट करते चलें ताकि आपको बाद में रिवीजन के अंदर आसानी हो। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन, जो इंडिया की यूनियन है, इंडिया दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये पहला हमारा आर्टिकल है और पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पहले आर्टिकल से स्टडी करने वाले हैं और एंड तक देखेंगे हम, जो लास्ट आर्टिकल तक हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल जो होता है वो है किस चीज से रिलेटेड है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा तो सबसे पहले उसके बारे में ये डिफाइन किया जाएगा कि ये हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ये किस फिजिकल बाउंड्री के लिए, टेरिटरी के बारे में बात होगी। सबसे पहले कोई भी कंट्री होती है तो कंट्री के पास क्या होता है? एक तो पीपल्स होते हैं जो वहां रहने वाले लोग होते हैं, दूसरी उस कंट्री के पास टेरिटरी होती है। तो टेरिटरी को एक्सप्लेनेशन के लिए पहला आर्टिकल होगा हमारा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। तो आर्टिकल 1 to 4 कौन से आर्टिकल पढ़ेंगे आज हम? आर्टिकल 1 to 4। उसके अंदर क्या दे रखा है? पार्ट 1 के अंदर दे रखा है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट किस चीज से डील करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट डील करेगा यूनियन और इट्स टेरिटरी के लिए। दूसरा, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से? आपसे कभी प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि आर्टिकल कौन से है पहले पार्ट के अंदर, तो आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4 है। ठीक है, और ये सब किस चीज से डील करेंगे? जो फिजिकल टेरिटरी है इंडिया की, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फोर फादर्स ने जो बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर जो फिजिकल टेरिटरी डिफाइन कर रखी है हमारी, उस चीज से रिलेटेड ये आर्टिकल होंगे। तो पार्ट 1 और आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, तो पहला आर्टिकल पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला आर्टिकल क्या है? पहले आर्टिकल के अंदर यदि बेयर एक्ट के अंदर देखो तो आप उसके अंदर लिखा हुआ इंडिया दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट। क्या आर्टिकल 1 क्या बताता है? आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया को। इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है? इंडिया दैट इज भारत। तो इस फिजिकल टेरिटरी का नाम क्या होगा? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने सबसे पहले इंडिया का नाम बताया, इस टेरिटरी का नाम होगा इंडिया, और इंडिया ही भारत होगा। जहां भी इंडिया है उसका मतलब भारत है। हिंदी के अंदर जैसे हम भारत देखते हैं और इंग्लिश के अंदर हम इंडिया, तो इन्होंने सबसे पहले लिखा है इंडिया दैट इज भारत।
किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी टेरिटरी की बात कर रहे हैं, हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं, इंडिया की टेरिटरी, और उसी को जहां पे भारत लिखा जाएगा तो इंडिया समझा जाएगा। एज यूनियन ऑफ स्टेट हमारा कैसा है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारा जिसके अंदर यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अब आपको ये समझना होगा यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट के अंदर अंतर क्या होता है, दो टर्म्स होती हैं इसके अंदर। तो इंडिया कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट है पहली बात तो, और इंडिया का नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन कर रखा है। रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट, दिस इज प्रोविजन डील विद द टू थिंग। तो इसके अंदर एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझनी है कि इंडिया का नाम क्या है, इंडिया का नाम, इस टेरिटरी का नाम होगा इंडिया, और इंडिया जहां भी है इसका मतलब वो भी भारत है, हिंदी के अंदर भारत है और इंग्लिश के अंदर इंडिया है। दूसरा हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा हुआ, यूनियन ऑफ स्टेट, हम कैसे हैं, सभी स्टेट्स की एक यूनियन है, उसको हम भारत बोलेंगे और दैट इज इंडिया, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर क्या, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख रखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख रखा है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जहां भी लिखा होता है तो वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर को पावर ज्यादा मिलती है, फेडरल स्ट्रक्चर को पावर ज्यादा मिलती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हिंदी में ये है कि वहां पे स्टेट्स ज्यादा पावरफुल हैं। हमारे यहाँ कौन ज्यादा पावरफुल है, यूनियन। तो इसलिए डायरेक्टली इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ताकि आगे जाके कंफ्यूजन नहीं हो, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट हमारे यहाँ नहीं है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स आपको कहां देखने को मिलेगी, फेडरेशन ऑफ स्टेट आपको देखने को मिलेगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दिस प्रोविजन डील विद द टू थिंग, दो थिंग है। पहला आर्टिकल 1 के अंदर क्या चीज है, दो पार्ट है, एक तो क्या है नेम ऑफ द टेरिटरी, टेरिटरी का नेम क्या होगा, इंडिया दैट इज भारत। एंड सेकंड क्या है, टाइप ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी कैसी होगी, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, हमारे यहाँ गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, वो होगा हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट इज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बीच में अंतर देखेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं नेम के बारे में। जब भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी तो लोगों के अंदर क्या है, हर चीज के ऊपर डिबेट डिस्कशन हुआ। तो सबसे पहला डिबेट डिस्कशन ये हुआ कि जो हम टेरिटरी है उसका हम नाम क्या रखें। कुछ लोगों ने बोला इसका नाम इंडिया होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया बोलते थे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, इंडिया ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज थे। लेकिन जो लोग थे यहाँ के लोग, वो बोले तो हम तो सदियों से इसको भारत बोलते आए हैं। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने दोनों नामों को उसके अंदर इंक्लूड कर लिया और इसको नाम क्या दिया, इंडिया दैट इज भारत, कि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो आने वाले टाइम पे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, नो एनोनिमिटी, देयर वाज नो एनोनिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में क्या हुआ, विद द रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री के बारे में क्या एक मत कोई नहीं हुआ। इन्होंने कुछ ने कहा कि सम मेंबर ने कंसीडर किया भारत को, कुछ मेंबर ने प्रोविजन दिया इंडिया को। हेंस द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैड टू अडॉप्ट द मिक्स ऑफ द बोथ द इंडिया एंड दैट इज भारत। तो सबसे पहले कुछ लोगों ने वोट दिया किसके पक्ष के अंदर, इंडिया के पक्ष के अंदर, कि इस टेरिटरी का नाम जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है उसका नाम इंडिया होना चाहिए। कुछ लोगों ने उसका क्या बोला कि नहीं, इंडिया नहीं होना चाहिए, हमारा ट्रेडिशनल आदि संस्कृति जो है हमारी वो भारत के रूप में जानी जाती है वर्ल्ड के अंदर, तो उन्होंने क्या बोला, भारत होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इस डिबेट को एंड करते टाइम ये कंक्लूजन निकाला कि इंडिया का नाम क्या होगा, इंडिया दैट इज भारत होगा। ठीक है, भारत का नाम इंडिया दैट इज भारत होगा। ठीक है, एक तो ये इसका पार्ट है आर्टिकल 1 का। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है हम क्या, कैसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा हमारे इंडिया के अंदर। इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा यूनियन, हम क्या हुए, यूनियन ऑफ द स्टेट्स होंगे। यूनियन ऑफ द स्टेट्स का मतलब क्या है, बहुत सारे यहाँ पे स्टेट होगा और उसका एक यूनियन होगा, और उस यूनियन को हम क्या बोलेंगे, इंडिया दैट इज भारत। अब एक डिफरेंस समझने की जरूरत है, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है अलग अलग जगह की, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसको हमने अडॉप्ट क्यों नहीं किया, हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स को क्यों अडॉप्ट किया। इसके पीछे लॉजिक ये है, तो बी आर अम्बेडकर ने बोला यूनियन ऑफ द स्टेट हैज बीन परफेक्ट टू द फेडरेशन। हमने यूनियन ऑफ स्टेट को ज्यादा तवज्जो दी है, इसको ज्यादा अडॉप्ट किया है एज कंपेरिजन टू फेडरेशन, बिकॉज क्यों, टू रीजन। पहला रीजन इन्होंने कह दिया, द इंडियन फेडरेशन इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट अमंग द स्टेट। हमारे यहां जो यूनियन बनी है इंडिया दैट इज भारत, इसके अंदर
जो यूनियन बनी है बहुत सारे स्टेट्स को मिलके बनी है, ये तो सबको पता है कि इसके अंदर राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, बिहार भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, ये सभी स्टेट्स को मिलके बनी है। लेकिन यूएस के अंदर भी ऐसे बनी है, लेकिन यूएस और इंडिया में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि भाई ऐसा होगा तो हम इंडिया के साथ रहेंगे, ऐसा होगा तो इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर क्या है, जो भी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बनी है वो क्या एक एग्रीमेंट के बेसिस पे है। वो यदि एग्रीमेंट वायलेट होता है तो स्टेट्स अलग होने की वहां पे उनको परमिशन है, लेकिन इंडिया के अंदर स्टेट्स को अलग होने की परमिशन नहीं है। इसलिए हम क्या यूनियन पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो लोग फेडरेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, वन द इंडियन फेडरेशन इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, हमारे यहाँ कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। अमेरिका के अंदर जब भी सारे स्टेट्स मिले थे, कैलिफोर्निया स्टेट, न्यूयॉर्क स्टेट, जितने भी स्टेट 50 स्टेट मिले थे, तो उन सब 50 स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। पहले वहां पे स्टेट बने, फिर बाद में स्टेट्स का एक फेडरेशन बना। इंडिया के अंदर पहले एक यूनियन बनी है, यूनियन ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अनुसार अलग अलग स्टेट्स बनाए हैं। तो हमारे यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कोई भी स्टेट यूनियन से अलग नहीं हो सकता। जबकि इसके अपोजिट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर क्या प्रोविजन है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कोई स्टेट यदि वहां की यूएसए से अलग होना चाहता है, कल ना कैलिफोर्निया स्टेट बोले कि मेरे राइट यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं, तो कैलिफोर्निया स्टेट अलग हो सकता है, न्यूयॉर्क स्टेट अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा इंडिया के अंदर नहीं है। तो बी आर अम्बेडकर ने साफ साफ कहा था इंडिया स्टेट के अंदर जो फेडरेशन हमने यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ऐसा एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में। सेकंड क्या है, द स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई एग्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब ये है स्टेट्स को यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है कि आप यूनियन से अलग हो सके। ये राइट कहां पे मिलेंगे आपको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर मिलेंगे। तो पहला आर्टिकल हमने देखा, पहला आर्टिकल क्या बताता है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा इसका पार्ट क्या था, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत मतलब नेम ऑफ द टेरिटरी का नाम क्या हुआ, इंडिया, और उसी को हम भारत बोलेंगे। दूसरा यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे हुई, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट को हमने प्रेफरेंस इसलिए दिए क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा, स्टेट्स को सिसेशनिस्ट टेंडेंसी की अलाउ नहीं है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफ अमेरिका के अंदर स्टेट जब चाहे यूनियन से अलग हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, फेडरेशन इज ए यूनियन बिकॉज इनडिस्ट्रक्टेबल। हमारे यहां यूनियन कैसी है, हमारे यहां यूनियन है इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ये एक स्टेटमेंट आप पहले लिख लीजिए। इसका मतलब क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, इसके अंदर 4 कीवर्ड है। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, पहले इसको समझते हैं। हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाने वाले लोगों ने ये लिखा कि हमारे यहाँ का जो यूनियन होगा दैट इज भारत और दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत है, उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता है, वो अलग नहीं हो सकता है, उसके अंदर से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता है। तो इसलिए बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। दूसरा पार्ट इसका है डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। हमारे यहाँ यूनियन चाहे, यूनियन मतलब यूनियन के अंदर पार्लियामेंट चाहे, तो इंडिया के स्टेट्स को कोई 28 स्टेट हैं तो 30 स्टेट भी बना सकते हैं, 40 स्टेट भी बना सकते हैं। तो स्टेट्स को हम तोड़ सकते हैं 2 टुकड़ों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अनुसार। जैसे मध्य प्रदेश में से क्या अलग हुआ, छत्तीसगढ़, बिहार से क्या अलग हुआ, झारखंड, और उत्तर प्रदेश से हमने अलग किया उत्तराखंड। तो यूनियन चाहे तो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, लिंग्विस्टिक कन्वीनियंस, किसी भी बेसिस पे। तो हमारे जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टेबल स्टेट हैं, जबकि हमारा यूनियन है इनडिस्ट्रक्टेबल। ये टेरिटरी जो फिक्स टेरिटरी है ये तो इंडिया के पास रहेगी रहेगी, इसके अंदर इंटरनल रीऑर्गेनाइज करना चाहे तो पार्लियामेंट कर सकती है। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग ये है। तो इसके अंदर लिख रखा है इंडिया का यूनियन कैसा है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का यूनियन कैसा है, डिस्ट्रक्टेबल है। सेकंड इसके अंदर क्या है, कंट्री इज एन इंटीग्रल होल, कंट्री एक इंटीग्रल होल है, एक यूनिट है। कंट्री को जब भी हम देखेंगे एक यूनिट की तरह देखेंगे। एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट, हमारे यहाँ क्या है, इंटरनली हमने स्टेट्स को अलग अलग, हमने बहुत सारे स्टेट में डिवाइड कर रखी टेरिटरी, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो उसके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो उसके, लिंग्विस्टिक लोगों को अपनी
क्या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अलग से टेरिटरी मिल्स के, ये सारी चीजें हैं। तो हमने क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर इंडिया को बांट रखा है ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे कन्वीनियंस के लिए, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, सिटीजन्स के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स को अलग अलग, इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में बांटा है। और यदि आगे फ्यूचर में और डिमांड हुई तो और भी स्टेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तभी बोला इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, यूनियन एज ए होल हमेशा इंडिस्ट्रक्टेबल रहेगी, उसके अंदर से कोई कम ज्यादा नहीं होगा। दूसरा इसके अंदर क्या है, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, अंदर स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर का भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन करके हमने जम्मू कश्मीर से लद्दाख यूनियन टेरिटरी को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी अलग बना दी। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 ये कहता है टेरिटरी ऑफ इंडिया बताता है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन द 3 कैटेगरी के अंदर। आर्टिकल 1 आगे क्या बोलता है, आर्टिकल 1 ने सबसे पहले इंडिया का नाम बताया, इस टेरिटरी का नाम हो इंडिया, दैट इज भारत। दूसरा इन्होंने क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताया। तीसरा इन्होंने बोला कि हमारी जो टेरिटरी है वो कौन सी टेरिटरी है, वर्ल्ड के मैप के ऊपर हम कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखी है। तो इन्होंने बोला टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, इन्होंने एक्सप्लेन किया, टेरिटरीज ऑफ इंडिया, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम एनी टाइम। तो आर्टिकल 1 के अंदर कहता है कि जब भी टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा जाएगा, आर्टिकल 1 क्या बताता है, आर्टिकल 1 यूं बोलता है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ड आए टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की जो डायमेंशन है वो क्या है, टेरिटरी कौन सी है, भारत कौन सी टेरिटरी ऑफ इंडिया जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाए तो उसका मतलब सीधा ये निकला जाए कि सबसे पहली बात टेरिटरी जो स्टेट्स के पास है प्लस यूनियन टेरिटरी के पास जो टेरिटरी है प्लस, या फिर तीसरा हम फ्यूचर के अंदर कोई दूसरे कंट्री से कोई लैंड एक्वायर करें, ये तीनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी। हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, सबसे पहले हम हमारे स्टेट्स, जैसे जितने भी स्टेट्स हैं उन सबकी टेरिटरी, प्लस स्टेट्स के अलावा क्या बच गया, यूनियन टेरिटरी की टेरिटरी, प्लस हम कल ने कोई लैंड एक्वायर कर लेते हैं, कोई दूसरी कंट्री को हमारे अंदर मर्ज कर लेते हैं, तो उसकी जो एक्वायर टेरिटरी होगी वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया होगी। तो ये 3 इसके अंदर बाइफर्केशन है। समझ में आया क्या है, एक तो स्टेट्स की टेरिटरी, यूनियन की टेरिटरी और कोई एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। इसका एग्जांपल बताता हूं, एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे जब इंडिपेंडेंस हुए थे 1947 के अंदर, 1947 के अंदर जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तब हमारे पास दमन एंड दीव नहीं था, तब हमारे पास गोवा नहीं था, तब हमारे पास पुडुचेरी भी नहीं था, प्लस इस सिक्किम स्टेट भी नहीं था। तो ये सब टेरिटरी इंडिया ने बाद में एक्वायर करी है, जैसे दमन एंड दीव हमने लिया है, किससे लिया है, पुर्तगीज जो फोर्सेस थी उनको भगा के हमने उनसे दमन एंड दीव लिया। गोवा किससे लिया, हमने पुर्तगीज को वहां से गोवा से खदेड़ा और एक्शन से फिर हमने गोवा को एक्वायर किया। तो आज जो गोवा हमने एक्वायर किया है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, क्योंकि एक्वायर्ड टेरिटरी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूड की जाएगी। फिर हम देखेंगे पुडुचेरी है, पुडुचेरी हमने किससे एक्वायर्ड किया है, पुडुचेरी हमने एक्वायर्ड किया फ्रेंच फोर्सेस से। पहले वहां पे कौन सी फोर्सेस हुआ करती थी, फ्रेंच की, तो उन सबसे हमने क्या एक्वायर्ड किया, टेरिटरी पुडुचेरी की। तो हमने ये देखा कि आर्टिकल 1 के अंदर 3 चीजें हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट्स की टेरिटरी, स्टेट जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, ये सब चीजें हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, यूनियन टेरिटरी जैसे दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड, प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी मैंने आपको बता दिया। The name of the state and the union territories are their territorial extent are mentioned in the first schedule। अब पहली बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको 3 चीजें देखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या, एक तो आर्टिकल देखना है, कोई भी चीज से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, दूसरा वो आर्टिकल कौन से पार्ट के अंदर डिफाइन कर रखा है, ठीक है, तीसरा कौन सी शेड्यूल के अंदर है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं पहला आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कौन से पार्ट के अंदर है, फर्स्ट पार्ट के अंदर है, और उसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। तो हम ये देख रहे हैं कि
नेम ऑफ द स्टेट्स एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। जो भी नेम है स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग नेम है, जैसे राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये कहां पे मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा इंडिया के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन है, तो आपको ये बताना होगा कि उसके अंदर ऑप्शन आएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, 4 ऑप्शन आएगा, तो उसके अंदर आपको टिक मारना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आपसे पूछेगा पार्ट 1 के अंदर पहले आर्टिकल में क्या मेंशन कर रखा है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल। आज की डेट में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। ये सबके सब का नाम आपको कहां देखने को मिलेगा? जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे तो उसके अंदर आपको हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नेम मेंशन मिलेगा, ठीक है। ये एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक हो गई, बुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर हो गए, चैप्टर के अंदर अलग अलग सब यूनिट्स हो गए, इसी तरह ये शेड्यूल हो गए, पार्ट हो गए और उसके अंदर आर्टिकल हो गए, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल कंटेन द सेपरेट प्रोविजन। अब इसके अंदर क्या है, जैसे फर्स्ट शेड्यूल हमने देख लिया, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या यूनियन और स्टेट्स के डिफाइन कर रखा है और उनका नाम लिख रखा है। फिर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कोई स्पेशल प्रिविलेजेस दे रखे हैं, उनके लिए अलग से हमने शेड्यूल बना रखी है, जैसे फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल के लिए शेड्यूल एरियाज के लिए, सिक्स शेड्यूल ट्राइबल के लिए, तो वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर आएगा, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर अब तो यूनियन और टेरिटरी के रिलेटेड हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे इसने बता रखा है फॉर एग्जांपल फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल कंटेन द सेपरेट प्रोविजन किसके लिए? फिफ्थ शेड्यूल के अंदर किससे रिलेटेड प्रोविजन है? शेड्यूल एरियाज के लिए। और सिक्स शेड्यूल के अंदर किससे रिलेटेड प्रोविजन है? ट्राइबल एरियाज से। शेड्यूल एरिया से रिलेटेड प्रोविजन कौन से शेड्यूल में मिलेगा? फिफ्थ में। सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल एरिया से। और ये सभी किस लिए डिफाइन कर रखे कि कुछ ऐसी हमारे यहाँ इंडिया के अंदर ऐसी ट्राइब्स हैं जो भी आज की डेट के अंदर जिनका लिविंग स्टैंडर्ड हमसे बहुत पीछे है, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे रह गए, तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस देने के लिए हमने उनको अलग से शेड्यूल के अंदर डाल रखा है, ताकि उनका डेवलपमेंट फास्ट हो और वो आम जो जनसंख्या है, आम जो पॉपुलेशन के बराबर आ सके, ठीक है। अब इसके अंदर दो वर्ड है, एक तो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, एक यूनियन ऑफ इंडिया है। आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना होगा। टेरिटरी ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होता है? टेरिटरी ऑफ स्टेट प्लस टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी प्लस एक्वायर्ड एरियाज। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? इंडिया दैट इज यूनियन। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स काउंट होते हैं। यूनियन वर्ड के अंदर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब आप समझे, एक वर्ड है क्या? टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी के अंदर इंडिया की टोटल टेरिटरी है, इसके अंदर स्टेट्स भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी भी है। लेकिन जब भी यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाएगा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स की बात कर रहा है, स्टेट्स के पास जो भी एरिया उसकी बात कर रहा है। उसके अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं है? यूनियन टेरिटरी इंक्लूडेड नहीं है और एक्वायर्ड टेरिटरी इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होता है और यूनियन ऑफ इंडिया क्या होता है। तो ये कह रहा है यूनियन ऑफ इंडिया एक ब्रॉडर एरिया है और उसके अंदर एक पार्ट क्या है? नहीं, टेरिटरी ऑफ इंडिया ब्रॉडर टर्म है और यूनियन ऑफ इंडिया उसका एक सब पार्ट है। तो यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड ओनली द स्टेट्स व्हाइल द फॉर्मर टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड नॉट ओनली द स्टेट्स बट आल्सो द यूनियन टेरिटरी एंड द टेरिटरी दैट मे बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी फ्यूचर टाइम। क्या इन्होंने क्या लिखा है? वही चीज लिखी है, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर हम सिर्फ स्टेट की टेरिटरी को इंक्लूड करते हैं, जबकि हम किसके अंदर? हम उसके अंदर टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके अंदर दे रखा है जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स को गवर्न करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग से स्टेट गवर्नमेंट बना रखी है, और जबकि यूनियन टेरिटरी को गवर्न करने के लिए हमने अलग से सेंटर के पास अलग से एडवांस पावर है, जो कि स्टेट्स को गवर्न करने के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी का कंट्रोल डायरेक्ट सेंटर से होता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वहां पे स्टेट्स के अंदर, जो कि अपॉइंट कौन करता है? जो कि सेंटर करता है। अब तीसरा बात क्या है? एक्वायर करेंगे टेरिटरी। एक्वायर टेरिटरी करने का मतलब क्या है?
हमने पढ़ा था प्रेम्बल के अंदर, इंडिया क्या एक सोवरेन स्टेट है। सोवरेन स्टेट है मतलब अपने डिसीजन खुद लेगा, ये चाहे तो किसी भी टेरिटरी एक्वायर भी कर सकता है और ये चाहे तो अपनी टेरिटरी किसी को दे भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल से टेरिटरी देने का एग्जाम्पल और टेरिटरी एक्वायर करने का एग्जाम्पल बताता हूं आपको दो। टेरिटरी देने का एग्जाम्पल है जैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, अभी 2014-15 के आसपास हुआ था, ठीक है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के अंदर हमने कुछ हमारे ब्लॉक्स जो कि बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर आ रहे थे, तो हमने उनको एक्सचेंज कर लिया बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश को हमने कुछ अपने ब्लॉक्स दे दिए, कुछ विलेजेस दे दिए, जबकि बांग्लादेश की टेरिटरी जो हमारे एरियाज के अंदर थी वो हमने हमारे पास रख ली। इससे क्या हमारी क्लियर बाउंड्री बन गई। तो हमने क्या है अपनी टेरिटरी दी। तो इंडिया क्या है, इंडिया एक सोवरेन स्टेट है। द इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, इंडिया एक्वायर भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ रिकॉग्नाइज बाय द इंटरनेशनल लॉ, दैट इज सिसेशन और ऑक्यूपेशन के थ्रू। हम किसी टेरिटरी एक्वायर भी कर सकते हैं और किसी से उसकी टेरिटरी छीन भी सकते हैं। तो ये इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, इंडिया के पास ये पावर है, ठीक है। जैसे हमने एक्वायर कौन सी करी टेरिटरी, मैंने आपको बताया एक्वायर किससे की है, पुर्तगीज से हमने गोवा एक्वायर किया है, फ्रेंच से हमने क्या पुडुचेरी एक्वायर किया है, ठीक है। तो हम क्या है सेसेशन ट्रीटी भी करके भी ले सकते हैं, परचेज खरीद भी सकते हैं, गिफ्ट लीज प्लेबिसाइड से किसी भी तरीके से हम दूसरों की टेरिटरी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इंडिया एक्वायर सेवरल फॉरेन टेरिटरी। जो यहाँ मैंने आपको एग्जांपल बताया कि इंडिया ने हिस्ट्री में क्या कोई टेरिटरी एक्वायर करी है, इंडिया ने एक्वायर करी है टेरिटरी। एग्जांपल किस चीज का एक्वायर करने का, क्या है, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, दमन एंड दीव, ठीक है, गोवा, पुडुचेरी, ये सब हमने क्या फॉरेन से एक्वायर करी है। सिक्किम सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब से लागू हुआ है तब से हमने ये वाली टेरिटरी दूसरे स्टेट से एक्वायर करी है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने आर्टिकल 1 देखा। आर्टिकल 1 के अंदर हमने क्या देखा, इंडिया दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स इसका मतलब क्या है, पहली बात तो इंडिया की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगी, इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, यूनियन होगा, हम फेडरेशन नहीं बोलेंगे कभी। क्यों, क्योंकि हमारा जो यूनियन है इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रक्टेबल यूनियन होती है, ठीक है। दूसरा इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो टेरिटरी है उसका नाम हमने क्या रखा, इंडिया भी रखा और साथ साथ में भारत को भी हमने एक्सेप्ट कर रखा है। दोनों नाम एक ही टेरिटरी से रिलेटेड है। तीसरा हमने देखा टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, इसके अंदर स्टेट्स की टेरिटरी है प्लस यूनियन टेरिटरी है, प्लस तीसरा क्या है, जो हम टेरिटरी एक्वायर करेंगे। हमने अभी तक ये पढ़ा है, ठीक है। और ये सब किसके अंदर है, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला हिस्सा है उसके अंदर मेंशन है, प्लस इंडिया की फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पार्ट के अंदर जो शेड्यूल है, शेड्यूल भी फर्स्ट है, प्लस आर्टिकल 1 के अंदर मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल 1 आपका क्लियर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, आर्टिकल 2 ये बोलता है एम्पावर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है। आपसे ये पूछे कि किसी भी चीज को इंडिया की टेरिटरी से रिलेटेड पावर कौन सी अथॉरिटी के पास है, कौन सी ऐसी बॉडी है जिसके पास टेरिटरी से रिलेटेड सारी पावर है, तो उसका आंसर होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आपको क्वेश्चन के अंदर ये भी दे देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट, किसके पास पावर है, तो आपको ये इसका आंसर होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कोई भी टेरिटरी लेनी है, किसी को टेरिटरी देनी है, इस चीज का डिसीजन कौन करेगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आपको ये भी दे देगा प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन के अंदर, तो आपको टिक कौन सा मारना है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है एम्पावर द पार्लियामेंट। इस कौन सी बॉडी को एम्पावर करता है, पावर किसको दे रहे हैं, पार्लियामेंट को। कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेकंड आर्टिकल, टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। क्या पावर दे रहा है आर्टिकल 2, सबसे पहले आर्टिकल 2 ने पावर दी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। क्या पावर दी है कि आप इंडिया की यूनियन के अंदर कोई नया स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, कोई नया स्टेट इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जो पहले से स्टेट नहीं है उसको आप यूनियन के अंदर एक नया स्टेट इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या है, मान लो 28 स्टेट हैं। अब पार्लियामेंट चाहे तो एक नया स्टेट क्रिएट करना चाहे जो कि पहले से स्टेट नहीं है, तो वो किसके थ्रू आएगा, वो पार्लियामेंट के थ्रू आएगा। पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होगा, उसके थ्रू एक नया स्टेट क्रिएट होगा। तो यूनियन के अंदर नया स्टेट क्रिएट करने के इसके अंदर दो कीवर्ड है, एक तो किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास। दूसरा इसके अंदर कीवर्ड क्या है,
कि नया स्टेट क्रिएट करना है, हम आर्टिकल 2 के अंदर सिर्फ एक ही चीज पढ़ेंगे कि न्यू स्टेट क्रिएट करना है, तो उसकी पावर किसके पास है, जो पहले से यूनियन के अंदर है ही नहीं। जैसे कल ना अंडमान एंड निकोबार को नया स्टेट बनाने की घोषणा हो जाए, तो नया स्टेट कौन बनाएगा? अंडमान निकोबार को पार्लियामेंट बनाएगी। और इसके अंदर कौन से आर्टिकल के थ्रू पावर मिलेगी पार्लियामेंट को? आर्टिकल 2 के तहत, क्योंकि आज अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है। अब उसको कल ने स्टेट क्रिएट बनाना है, तो पार्लियामेंट की पावर है कि अंडमान निकोबार को कल क्या है? स्टेट बना सकती है। ठीक है, हमने देख लिया नया स्टेट बनाने की बात है। ऑन सच ए टर्म एंड कंडीशन एज द थिंग फिट, आर्टिकल 2 क्या कहता है? अब ग्रांट द टू पावर टू द पार्लियामेंट। हमें हर आर्टिकल को डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। हर आर्टिकल को डिटेल में स्टडी इसलिए करनी है क्योंकि हर लाइन के अंदर ही यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो आर्टिकल 2 के अंदर दो पावर क्या है? एक तो पावर टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। किस चीज की पावर है? पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत के स्टेट्स जितने भी हैं, 28 स्टेट हैं, उसके अंदर क्या एडमिट कर सकता है? एडमिट मतलब नया एडमिशन दे सकता है एक नए स्टेट को, ठीक है, न्यू स्टेट से रिलेटेड। एंड पावर टू स्टेब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल 2 जब भी बात हो आपको ऑप्शन में आएगा आर्टिकल 2 किस चीज से रिलेटेड है? क्या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट से रिलेटेड है क्या, या फिर क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट से रिलेटेड है? तो आप उस केस के अंदर आपको मारना है, आंसर मारना है कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। न्यू की बात होगी तो आर्टिकल 2। ये मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 के अंदर डिफरेंस ही है सिर्फ, ठीक है। तो आर्टिकल 2 के अंदर हमने क्या देखा? आर्टिकल 2 किसका आर्टिकल है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल। कौन से पार्ट के अंदर मेंशन है? पार्ट 1 के अंदर मेंशन है। क्या है आर्टिकल 2 के अंदर? दो प्रोविजन। ये एम्पावर किसको करता है? पावर किसको दे रहा है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। दूसरा, इसके अंदर क्या प्रोविजन है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास क्या पावर है कि यूनियन ऑफ इंडिया जिसके अंदर 28 स्टेट है, उसके अंदर एक नया स्टेट क्रिएट कर सकता है बाहर से लाके। 28 से 29 स्टेट बना सकता है, 28 को नहीं छेड़ेगा, वो बाहर जो यूनियन टेरिटरी है उनमें से एक नया स्टेट ऐड करेगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक। पार्लियामेंट, यूनियन ऑफ इंडिया, न्यू स्टेट और स्टेब्लिश न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट स्टेब्लिश करने की पावर किसके पास है? अब यहाँ पे प्रीलिम से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनते हैं आपसे। कई बार क्वेश्चन पूछते भी हैं स्टेट पीसीएस के अंदर, यूपीएससी के अंदर, कोई भी सेंट्रल स्टेट के गवर्नमेंट के एग्जाम कि आर्टिकल 2 पावर किसको देता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। किस चीज से रिलेटेड है? न्यू स्टेट स्टेब्लिश करने से रिलेटेड। अब देखते हैं आर्टिकल 3, तब आपके समझ में आएगा आर्टिकल 2 और ज्यादा। फर्स्ट रेफर टू एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट विच आर ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस। क्या कि एडमिशन ऑफ द स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, while the second refer to establishment of the state which are not in existence before। तो ये बोलता है कि कोई भी नया स्टेट क्रिएट करना है, कोई भी नया स्टेट करना है, तो आर्टिकल 2 इसके लिए एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, ठीक है। एडमिशन ऑफ द स्टेट विच आर ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है स्टेट जो कि यूनियन के अंदर नहीं है लेकिन अलग से एक स्टेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है? सिक्किम का एग्जाम्पल लेंगे। सिक्किम क्या है? पहले से हमारे पास यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर से 1974 के अंदर आया था। उससे पहले अलग से स्टेट था लेकिन वो यूनियन का हिस्सा नहीं था, क्योंकि हमने क्या एक एग्रीमेंट किया था। चोंग्याल वहां पे किंग हुआ करते थे, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट था, तो वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर नहीं था जबकि एग्रीमेंट के थ्रू आया था। लेकिन 1974 के अंदर हमने उस स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट बना दिया, ठीक है। समझ में आया? आगे क्या है? आर्टिकल 2 रिलेट टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये बार बार आपको एक ही बात बोलेगा, आर्टिकल 2 किस चीज से रिलेटेड है? या आर्टिकल 2 चीज से रिलेटेड है कि एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया एक चीज है, उसके अलावा एक नया स्टेट है। नए स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर हमने डालने के लिए आपको आर्टिकल 2 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है और पार्लियामेंट ये काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तो आपको आर्टिकल 2 समझ में आया। अभी मेरे को बताया आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ, वो आर्टिकल 3 पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि ये बोलना क्यों चाह रहे थे न्यू स्टेट न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 क्या है और आर्टिकल 2 से अलग कैसे है? आर्टिकल 3 कहता है कि पहले से जो स्टेट क्रिएटेड है, क्या
पहले से जैसे स्टेट एग्जाम्पल लेते हैं कि उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है। अब पहले से जो स्टेट इंडिया की यूनियन के अंदर है उसके अंदर हमें कम ज्यादा छोटा बड़ा करना है, तो उसके लिए केस के अंदर कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे हम, कि पार्लियामेंट को कौन सा आर्टिकल पावर देता है कि पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट को कम ज्यादा करना है या उसकी टेरिटरी को बाइफरकेट करना है। तो ये है आर्टिकल 3। क्या आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ, और क्या, एक तो फॉर्मेशन वर्ड है यहां पे, और चेंज। आर्टिकल 3 क्या कहता है? रिलेटेड फॉर्मेशन ऑफ और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इस लाइन का मतलब समझिए। सबसे पहले यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर 28 स्टेट हैं। 28 स्टेट के अंदर क्या करना है अपना? एग्जिस्टिंग स्टेट 28 के अंदर जैसे राजस्थान है या फिर उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है, तो 28 स्टेट के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो इसके अंदर आर्टिकल 3 आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। क्या एम्पावर करता है? कि आप एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 के अंदर क्या किया? बिहार के अंदर से झारखंड को अलग किया। तो अब इसके अंदर कौन से आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट ने ये पावर एक्सरसाइज की है? तो ये आर्टिकल, पहले से बिहार स्टेट था, अब उसके अंदर चेंज करके उसको बाइफरकेट करके बिहार और झारखंड नया स्टेट क्रिएट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? बिहार और झारखंड को अलग करना, ये कौन से आर्टिकल के तहत पावर यूज की? आर्टिकल 3 के अंदर। क्यों? क्योंकि वो यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। किसके? एग्जिस्टिंग स्टेट फॉर्मेशन, और जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके अंदर चेंज कर रहे हैं। समझ में आया? जो पहले से स्टेट है उसके अंदर यदि चेंजेस करने हैं तो आर्टिकल 3। यदि आपको जो पहले से यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट ही नहीं है, बाहर से लाके यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया के अंदर नया स्टेट इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके अंदर क्या होगा? आर्टिकल 2। बस इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। ऑन द अदर वर्ड आर्टिकल 3 डील विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट। क्या आर्टिकल 3 क्या करता है? इंटरनल पहले से जो चीजें हैं, 28 को 30 करने हैं, 28 को 35 करने हैं, ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट आर्टिकल 3 के अंदर ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के स्टेट्स के अंदर जो पहले से एग्जिस्टिंग है उसके अंदर चेंजेस करने हैं तो आर्टिकल 3, और इंडिया के स्टेट्स जिसके अंदर पहले से यूनियन के अंदर पहले से स्टेट नहीं है उसको बाहर से लाके इंडिया के यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो आर्टिकल 2। दो यूनियन टेरिटरी को आपस में मर्ज करना है, अलग करना, वो अलग चीज है। दो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड पार्लियामेंट के पास पावर है, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। ये यूनियन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये उसकी बात चल रही है अभी। जैसे कोई स्टेट को मान लो यूनियन टेरिटरी बना है, तो उसमें कौन सा आर्टिकल? तो उसके अंदर क्या है? पहली बात तो क्या हुआ है, सबसे पहली बात समझते हैं जम्मू कश्मीर के केस के अंदर हुआ क्या है। जम्मू कश्मीर एक पहली बात तो एग्जिस्टिंग स्टेट था, एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर रीएडजस्टमेंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होगा? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के तहत ये सारी पावर किसको मिली है? पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट के अंदर ये बिल आया था और उसके तहत हमने रीऑर्गेनाइज कर दिया जम्मू कश्मीर को। लेकिन अब हमने क्या कर दिया? रीऑर्गेनाइज कर दिया जम्मू कश्मीर स्टेट को। अब जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को अब हमें स्टेट बनाना है दोबारा, तो हम आर्टिकल यूज करेंगे 2, क्योंकि अब वो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। यूनियन टेरिटरी बन अब स्टेट बनाना है तो आर्टिकल 2 के तहत होगा ये सारा काम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 के अंदर दो चीजें हैं, इंडिया दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट। पहली बात तो जो टेरिटरी है उसका नाम होगा इंडिया, ठीक है, और इंडिया को हम भारत भी बोल सकते हैं, इंडिया दैट इज भारत भी है। एक तो ये उसका पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या है? इसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगी? यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ना कि यहाँ पे फेडरेशन नहीं होगा। फेडरेशन वहां होता है जहां पे स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट बन के एक फेडरेशन बनता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमारे यहाँ यूनियन जो है वो ज्यादा पावरफुल है। फिर आर्टिकल 2 देखा। आर्टिकल 2 के अंदर हमने क्या देखा कि बाहर से कोई स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आर्टिकल 2 यूज करेंगे। इसके अंदर आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन के ने पावर किसको दी है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है, आर्टिकल 3 हम देखते हैं। आर्टिकल 3 के अंदर क्या है, एग्जिस्टिंग कोई स्टेट है उसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन करना है, तो एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन, रीएडजस्टमेंट कुछ भी करना है, नाम चेंज करना है, टेरिटरी चेंज करनी है, बाइफरकेट करना है, 1 के 3 करने हैं, 3 के 4 करने हैं, कुछ भी करना है, तो ये सब आर्टिकल 3 के अंदर यूज हुआ। ठीक है, और ये सब पावर किसको मिली है, ये सब करेगा कौन, पार्लियामेंट। तो इससे रिलेटेड आपके 5-10 प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई पावर किसको मिली है, आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 1 क्या है। ठीक है, ये कौन से पार्ट के अंदर है, कौन से शेड्यूल के अंदर है। तो ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस यूपीएससी मेंस के अंदर आपको पूछ सकता है यूनियन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के अंदर अंतर क्या है, और कोई भी एग्जाम, स्टेट पीसीएस है, सीजीएल मेंस है, इन सब के अंदर ये कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। अब हमने देखा कि पावर किसको मिली है, पावर मिली है किसको, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के पास कौन सी पावर है, टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, पार्लियामेंट्री पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। अब इसके अंदर क्या है, पार्लियामेंट ने किस, आर्टिकल 3 ने किसको पावर दी, पार्लियामेंट को, कि आप पार्लियामेंट जो चाहेगी उस तरीके से स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने ये लिख दिया। अब उनसे पूछा भाई करेंगे कैसे, करना कैसे है, आपने तो लिख दी, एक लाइन तो लिख दी, उसके आगे उन्होंने क्या लिखा, डिस्क्राइब कैसे किया, ये हेडिंग थी, ये आर्टिकल 3 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या होगी, अब कैसे 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 करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएगा कि ऐसे ऐसे करके बिल लेके आना है पार्लियामेंट में, ऐसे पास कराना है, और वो पास होने के बाद में रीऑर्गेनाइजेशन हो। तो सबसे पहले स्टेप इन्होंने क्या बोला आर्टिकल 3 के अंदर, तो आर्टिकल 3 पावर किसको देता है, पार्लियामेंट को पावर दे दी इन्होंने टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। अब यदि आर्टिकल 3 पावर दे देता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर करते इसको। आर्टिकल 3 यदि पावर दे देता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट करती। आर्टिकल 3 यदि प्रेसिडेंट को पावर दे देते तो प्रेसिडेंट करते। तो जिसको पावर मिली है वो ही वो काम करेगा, तो इसको पावर किसको मिली है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। अब आर्टिकल 3 को डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में क्या है, आर्टिकल 3 ऑथराइज द पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या, कि जब भी कोई रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात भी होगी तो वो पार्लियामेंट के अंदर ही होगी। पार्लियामेंट को पावर है तो पार्लियामेंट, यदि कोई स्टेट की लेजिस्लेचर दे रही है कि कह रही है कि हम स्टेट को 2 भागों में तोड़ देंगे, तो ये उस स्टेट की पावर है ही नहीं। ठीक है, अब क्या है, आर्टिकल 3 फॉर्म ए न्यू स्टेट। अब सबसे पहले इन्होंने एक पहला पार्ट क्या है, नया स्टेट क्रिएट करना है, हमें क्या करना है, नया स्टेट। कहां से, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट। इन्होंने क्या बोला है, पहले पॉइंट के अंदर बोला आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है। अब पार्लियामेंट चाहती है, मान लो कि फॉर्म ए न्यू स्टेट क्रिएट करना चाहती है पार्लियामेंट, किससे, 2 तरीके से कर सकती है। या तो एक स्टेट है, जैसे यूपी स्टेट था, यूपी के 2 टुकड़े करने थे इनको, यूपी के 2 पार्ट करने थे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, तो उन्होंने एक तो उत्तराखंड को बनाया और दूसरा उत्तर प्रदेश बनाया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई भी नया स्टेट क्रिएट कैसे होगा, या तो सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, कोई भी स्टेट की टेरिटरी को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी लाइन इसके अंदर क्या है, बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, या फिर हम 2 स्टेट्स की बॉर्डर पे कोई टेरिटरी है, उनको पूरे उनमें से एक स्टेट में से थोड़ी सी टेरिटरी ले ली, दूसरे स्टेट में से कोई टेरिटरी ले ली, या फिर दोनों स्टेट को भी मर्ज करना है, तो इससे भी नया स्टेट क्रिएट हो सकता है। और पार्ट ऑफ द स्टेट, कोई स्टेट का एक पार्ट है, जैसे पार्ट ऑफ द स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू द पार्ट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, ये कह रहे हैं क्या तो आप सेपरेट करके कर सकते हो, या फिर दो स्टेट को इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर 2 स्टेट के छोटे छोटे टुकड़ों को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो स्टेट क्रिएट करने के जितने भी मेथड हैं वो सब इसने बता दिए हैं कि भाई एक फिजिकल बाउंड्री है, उस बाउंड्री के 2 टुकड़े कर दो, या फिर बाउंड्री से बॉर्डर से लगते हुए 30-40 डिस्ट्रिक्ट एक के ले लो, 10 डिस्ट्रिक्ट एक के ले लो, 1 डिस्ट्रिक्ट एक के ले लो, उन सबको मिला के नया स्टेट क्रिएट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर नागालिज्म की बात होती है, ग्रेटर नागालिज्म वाले क्या बोलते हैं, हमें नागालैंड बनाना है बड़ा। कैसे बनेगा नागालैंड बड़ा, तो उनकी फिलोसफी क्या है, ग्रेटर नागालिज्म की डिमांड के पीछे, हमें थोड़ी टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश की भी दो, हमें आसाम की भी टेरिटरी दो, हमें मणिपुर की भी टेरिटरी दो, और नागालैंड तो हमारा है ही। तो ये सभी स्टेट की थोड़ी थोड़ी टेरिटरी प्लस नागा को मिला के ग्रेटर नागालिज्म की डिमांड होती है। तो ये यदि ऐसे फ्यूचर में कोई स्टेट बनता है तो कौन से आर्टिकल में बनेगा, आर्टिकल 3 के अंदर। कौन बनाएगा, पार्लियामेंट।
तो इन्होंने बताया कि नया स्टेट क्रिएट करने के ये 4 तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला आर्टिकल 3 के अंदर और क्या कर सकते हैं। आर्टिकल 3 के अंदर कर सकते हो आप इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट छोटा है, जैसे गोवा स्टेट है, गोवा स्टेट तो बहुत छोटा स्टेट है, छोटे स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं ज्यादा और काम होता है कम। तो मान लो कल ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट की इच्छा हो गई कि गोवा के अंदर थोड़ी सी टेरिटरी महाराष्ट्र की दे दी जाए, जिससे गोवा एक बड़ा स्टेट बन जाए और स्टेट को गवर्न करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं वो थोड़े कम हो जाए। तो यदि इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना है, या फिर डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट का एरिया कम करना है, या फिर एल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द एनी स्टेट, स्टेट्स की बाउंड्री को रीएडजस्ट करना है। जैसे आपने कभी देखा होगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एरिया क्या है तो यूपी का एरिया, और लेकिन है पूरा का पूरा 3 साइड से कवर किसके अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो यदि मान लो कल ने अल्टर करनी हो बाउंड्री कि भाई ऐसे करके यूपी का कोई एरिया ऐसे करके आ रहा है, ये यूपी है, ये बुंदेलखंड है, ये मध्य प्रदेश है, अब ये इधर भी एमपी है, इधर भी एमपी है, इधर भी एमपी है। तो यूपी गवर्नमेंट को कितनी ज्यादा मिसकन्वीनियंस हो रही है कि इस एरिया के अंदर यहां तक यूपी की टेरिटरी है, तो ये भी हो सकता है कल ना ये सरकार एरिया को एमपी के अंदर मर्ज कर दे ताकि कन्वीनियंस हो जाए। अब एमपी के इस डिस्ट्रिक्ट के इंसानों को इस डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए यूपी को पार करना पड़ता है। तो ये एल्टरकेशन ऑफ बाउंड्री, यदि एल्टर करनी हो बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट और एल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, यदि नाम बदलना हो, ठीक है। जैसे पहले क्या है, कर्नाटका का नाम था मैसूरू स्टेट, ठीक है, और इसका क्या बोलते हैं आपने, तमिलनाडु का था मद्रास स्टेट, ठीक है। इन सबके नाम बदलना हो, इनकी टेरिटरी बदलनी हो, टेरिटरी कम ज्यादा करनी हो, तो ये सब कौन से आर्टिकल के अंदर आएंगे, ये सब आप देख रहे हो। तो हमने क्या देखा, आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 के अंदर क्या क्या है, आर्टिकल 3 के अंदर किसको पावर मिली है, पार्लियामेंट को पावर। किस चीज की पावर मिली है, ये सब काम करने की पावर मिली है कि आपको किसी स्टेट का एरिया कम करना है, स्टेट को बाइफरकेट करना है, 2 स्टेट्स की टेरिटरीज को मिला के एक स्टेट बनाना है, 2 स्टेट में से तीसरा स्टेट निकालना है, या फिर स्टेट की टेरिटरी चेंज करनी है, या फिर स्टेट के अंदर लैंड एक्सचेंज करनी है आपस में, या फिर स्टेट का नाम चेंज करना है। तो ये सब किसके अंदर होगा, आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है। अब कल नहीं क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि कोई पूछे आपको कि मैसूरू स्टेट का नाम कर्नाटका स्टेट पड़ा, तो कौन से आर्टिकल के थ्रू ये अमेंडमेंट हुआ है, कौन से आर्टिकल के अंदर चेंजेस करके हुआ है, तो आर्टिकल 3 इसका आंसर है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अब हमने ये तो देख लिया आर्टिकल 3 ने पावर किसको दे दी, पार्लियामेंट को। क्या करने की पावर दे दी, हमने 4 पॉइंट देख लिए, नाम चेंज कर लो, टेरिटरी चेंज कर लो, एक्सचेंज कर लो, स्टेट अलग क्रिएट कर लो। लेकिन अब ये प्रोसेस होगी कैसे, पार्लियामेंट के अंदर क्या आते ही बिल हो जाएगा, ऐसा कोई भी बिल ले आएगा तो हो जाएगा क्या, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसके अंदर अब पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या होगी, किस तरीके से ये बिल प्रोसीड होगा। कोई भी काम यदि पार्लियामेंट के अंदर करना है, कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले उस चीज का आता है बिल एक पार्लियामेंट के अंदर कि हम ये काम करना चाहते हैं। बिल कौन लेके आता है, प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर मतलब सिंपल एमपी, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी ला सकते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो सबसे पहले बिल आता है, बिल के बाद में अलग अलग वोटिंग होती है, किसी के लिए 50% वोटिंग होती है, किसी लिए 2/3 वोटिंग होती है, फिर बाद में ये बिल दोनों हाउसेज से पास होता है और फिर बाद में प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जिस दिन साइन करते हैं उसी दिन से बिल एक्ट बन जाता है। ये प्रोसेस होती है। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस होगी, यदि स्टेट की बाउंड्री रीएडजस्ट करनी है, तो आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट को पावर है, ठीक है। तो पार्लियामेंट आर्टिकल 3 ले डाउन द 2 कंडीशंस रिगार्ड टू द बिल कंटेम्पलेटिंग। आर्टिकल 3 ने 2 कंडीशन लिखी है पार्लियामेंट के ऊपर, क्या, यदि चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली, कोई भी टेरिटरी से रिलेटेड, कोई भी स्टेट की टेरिटरी के साथ आपको छेड़छाड़ करनी है, कम ज्यादा करना है, नाम चेंज करना है, तो इसका बिल पहली बात तो सिर्फ पार्लियामेंट में आएगा, ठीक है। प्लस 2 कंडीशन हो रहे हैं, क्या कंडीशन है, प्रायर रिकमेंडेशन, किसकी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी बिल
पार्लियामेंट के अंदर स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करने से रिलेटेड है, स्टेट के नाम को अल्टर करने से रिलेटेड है। आर्टिकल 3 के अंदर कुछ भी बिल लेके आते हैं तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन लेके आओ कि मैं कह रहा हूं कि ये कर सकती है पार्लियामेंट। तो सबसे पहले किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन चाहिए उस लेटर के ऊपर। उन्होंने रिकमेंड कर दिया, मान लो क्या चाहिए, पार्लियामेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करेंगे, ठीक है। एंड द सेकंड कंडीशन क्या है, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल the president has to refer the same to the state legislature concerned for the expressing its view within a specified period। दूसरा क्या है, हम चले गए सबसे पहले, मान लो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर हैं, आपको क्या करना है, आपको करना है उत्तर प्रदेश के अंदर से उत्तराखंड को अलग करना है, उत्तर प्रदेश के अंदर से आपको उत्तराखंड को अलग करना है। तो सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके पास लेके जाएगी, प्रेसिडेंट के पास बिल लेके जाएंगे, प्रेसिडेंट उनके ऊपर रिकमेंडेशन दे देंगे, मैं रिकमेंड करता हूं कि ये हो जाना चाहिए काम, रिकमेंडेशन दे दी। प्रेसिडेंट रिकमेंड करने के बाद में उस बिल को, जिसके ऊपर रिकमेंडेशन दिए प्रेसिडेंट ने, उस बिल को उस स्टेट की लेजिस्लेचर के अंदर भेजेंगे कि हम आपके स्टेट के अंदर ये चेंजेस कर रहे हैं। तो यदि उत्तर प्रदेश के अंदर चेंजेस करने हैं, उत्तराखंड को अलग करना है, तो उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेचर के पास वो बिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेचर से पूछा जाएगा कि आपका इस बिल के बारे में क्या सोच है, आपका इस बिल के बारे में क्या मानना है। उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेचर, वो लोग वोट करेंगे, वो अपनी कुछ देंगे, व्यू पॉइंट देंगे कि हमारा ये मानना है, इसका इसमें से उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन से एरिया को लेना चाहिए, कौन से एरिया को नहीं लेना चाहिए, वो सभी अपनी व्यूज एक्सप्रेस करेंगे। वो व्यू एक्सप्रेस करने के बाद में पार्लियामेंट के पास आएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि आर्टिकल 3 किसको के अंदर दो कंडीशन है कि कोई भी यदि एडजस्टमेंट करना है आर्टिकल 3 के अंदर, कोई भी स्टेट की टेरिटरी कम ज्यादा नाम चेंज करना है, तो सबसे पहले ये पावर है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के अंदर बिल आने से पहले किसका रिकमेंडेशन चाहिए आपको, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। प्रेसिडेंट रिकमेंड करने के बाद में प्रेसिडेंट उसके साथ साथ एक और काम करेंगे, अपना रिकमेंडेशन तो देंगे, वो बिल एज इट इज जेरोक्स सेंड कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, उसको ऑफिशियल लेटर के थ्रू सेंड कर देंगे। ऑफिशियल लेटर जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के पास, स्टेट लेजिस्लेचर उस चीज से रिलेटेड अपने व्यू एक्सप्रेस करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर अपने व्यू देने के बाद में स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेंगे, और वो व्यू आएगा पार्लियामेंट के अंदर। तो यही है इसकी सेकंड कंडीशन, बिफोर द रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। कौन से स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा, यदि उत्तर प्रदेश को यदि बाइफरकेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के पास जाएगा। यदि बिहार के अंदर से झारखंड को अलग कर रहे हैं तो बिहार लेजिस्लेचर के पास जाएगा, ठीक है। फॉर द एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, एक टाइम पीरियड के अंदर उनको बोला जाएगा 1 महीने 2 महीने में अपना व्यू पॉइंट बताओ, ठीक है। अब वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास चला गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, फॉर्म ए न्यू स्टेट इंक्लूड द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग और पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो इसके अंदर ये कह रहा है नए स्टेट का मतलब है यूनियन टेरिटरी की भी टेरिटरी ले सकते हैं, स्टेट की भी टेरिटरी ले सकते हैं, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब आगे क्या होगा, आगे होगा कि हमने, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर हैं, आपने एक बिल लेके गए, बिल किसके पास ले गए, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, प्रेसिडेंट ने वो रिकमेंडेशन का लेटर आपको हाथ में दे दिया, आप उसको लेके पार्लियामेंट में जाएंगे। साथ में प्रेसिडेंट एक बैकएंड के अंदर एक चैनल के थ्रू वो लेटर स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज देंगे। स्टेट लेजिस्लेचर को टाइम दे देंगे 2 महीने का, 4 महीने का, एक लिमिटेड टाइम देंगे कि आप इसके अंदर अपने व्यू दीजिए। अब स्टेट लेजिस्लेचर कुछ व्यू देती है, मान लो स्टेट लेजिस्लेचर बोल रही है कि हम अपने स्टेट को बाइफरकेट नहीं करना चाहते, उनका ऐसा व्यू आया है, और प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन दे दी सेंटर के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि आप बाइफरकेट कर सकते हैं। अब होगा क्या स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू कि हम नहीं करना चाहते ये बाध्यकारी होगा क्या पार्लियामेंट के ऊपर? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। स्टेट लेजिस्लेचर से सिर्फ उसका व्यू लिया जाएगा, क्या करना क्या है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर जो वोटिंग होगी उसमें डिसाइड होगा। तो ये लिख रखा है इसके अंदर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर कुछ भी लिखे उससे प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का डिसीजन चेंज नहीं होगा। पार्लियामेंट जो करना चाहेगी वो करेगी, पार्लियामेंट के ऊपर कोई
प्रेशर नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर ने कहा है तो यही करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट पार्लियामेंट की मर्जी है, वो 2 स्टेट बनाए, एक स्टेट में से 4 स्टेट बनाए, उसकी बाउंड्री चेंज करे, बस वो उसका व्यू कंसिडर, कोई लॉजिकल व्यू हो ऐसे भी हो सकता है। ये क्यों प्रोसेस क्यों की गई है? ये प्रोसेस इसलिए की गई है कि ये सेंट्रल लेवल पे काम चल रहा है पार्लियामेंट, और उनको स्टेट की फिजिकल जो धरातल के ऊपर सच्चाई है उसके बारे में क्या अब तक कोई ऐसी चीज हो जो वो सोच नहीं पा रहे हो, इसलिए उनका व्यू लिया जाता है। तो उनका व्यू देखा जाता है कि भाई ये व्यू के अंदर कोई ऐसी चीज है जो हमने कल ना इसको डिवीजन कर दें, तो उसके अंदर कोई कल्चरल बाउंड्री तो खराब नहीं हो रही, कोई नेचुरल बाउंड्री तो खराब नहीं हो रही, ये चीजें देखने के लिए उसको व्यू रखते हैं। अब पार्लियामेंट उस व्यू से बाउंडेड नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम, ठीक है। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट उनके व्यू को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इवन इफ द व्यू आर रिसीव्ड इन द टाइम, ठीक है, ये भी हो सकता है 2 महीने का टाइम दिया स्टेट लेजिस्लेचर को, 6 महीने बाद में दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्लियामेंट अपने को जो करना है वो करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सुप्रीम जो पावर है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की आर्टिकल 3 के अंदर किसको दे रखी? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट कोई भी बाउंडेड नहीं है किसके व्यू पॉइंट से? स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू पॉइंट से, ठीक है। नॉट नेसेसरी टू मेक ए फ्रेश आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द इवन इफ द व्यू आर रिसीव्ड ऑन द टाइम, ठीक है। आगे क्या है? It is not necessary to make a fresh reference to the state legislature every time on the amendment to the bill is moved and accepted in the parliament. In the case of union territory, no reference is needed to made. इन्होंने 2 बात बोली है। 2 बात क्या है कि अब मान लो वो बिल एक बार हमने भेज दिया स्टेट लेजिस्लेचर को, प्रेसिडेंट ने व्यू पॉइंट के लिए, अब कल मान लो अगले साल दोबारा ऐसा ही कोई व्यू आता है, नई सेशन के अंदर आता है, तो बार बार ऐसे व्यू लेने के लिए उस लेटर को नहीं भेजेंगे, एक बार भेज दिया बस बात खत्म है, ठीक है। एक वन टाइम है कि मतलब ऐसा ही बिल अगले सेशन में भी आ रहा है, उससे अगले सेशन के अंदर भी आ रहा है, तो हर बार नहीं भेजना। दूसरा क्या है? और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कोई बाउंड्री से रिलेटेड कोई है, कोई नया स्टेट क्रिएट कर रहे हैं हम, उसके अंदर कोई यूनियन टेरिटरी की लैंड भी उसके अंदर मर्ज कर रहे हैं, तो उस चीज से रिलेटेड कोई यदि रिकमेंडेशन व्यू पॉइंट लेने के लिए किसके पास भेजें, तो उस चीज में किसी का व्यू पॉइंट लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी के डिसीजन खुद सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। स्टेट की बाउंड्री ऑर्गेनाइज करते हैं, दूसरे स्टेट के बाउंड्रीज में अंदर कर रहे हैं, हाँ दोनों स्टेट बिल्कुल बिल्कुल, जो भी स्टेट कंसर्न है उन सबके पास व्यू लेने के लिए जाएंगे, ठीक है। थस इट इज क्लियर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट, सुप्रीम पावर किसको दिए? पार्लियामेंट को, टू फॉर्म द न्यू स्टेट, एल्टर द एरिया और बाउंड्री और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट द कंसेंट। उनकी कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट कोई भी चीज के लिए बाउंडेड नहीं है, ठीक है, विदाउट द कंसेंट। इन अदर वर्ड्स द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल, अपनी मर्जी से पार्लियामेंट अपनी विल से कोई भी स्टेट की बाउंड्री को रीड्रॉ कर सकती है। तो अब अपन ने शुरुआत में पढ़ा था इंडिया क्या है? इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। तो ये पूरा आर्टिकल इस चीज को जस्टिफाई करता है कि हमने पार्लियामेंट के अंदर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पार्लियामेंट ने अपनी विल के अनुसार स्टेट्स के 2 बाइफर्केशन भी कर सकती है, स्टेट की बाउंड्री भी चेंज कर सकती है, स्टेट का नेम भी चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट से रिलेटेड कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। इसलिए इंडिया को, यूनियन को क्या बोलते हैं? इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है। हमारा यूनियन इनडिस्ट्रक्टेबल है, पार्लियामेंट चाहे तो जो कुछ भी कर सकती है लेकिन इंडिया से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं करेगी। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, स्टेट्स को चाहे जैसे कम, ज्यादा, छोटा, बड़ा नाम चेंज कर सकती है, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट वेयर एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। इन्होंने कह रखा है कि यूनियन गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट के अंदर लॉ के थ्रू लाके आप स्टेट्स को एकदम खत्म भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, जबकि ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर नहीं है, क्योंकि वहां पे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, वहां पे स्टेट ज्यादा पावरफुल है और वहां पे स्टेट्स के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी
और कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ एन स्टेट। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब टेरिटरी के अंदर कोई भी छेड़छाड़, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब टेरिटरी के अंदर कोई भी चेंजेस करना है तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यू एग्जिस्टेंस इंडिया के केस के अंदर स्टेट्स के पास नहीं है, जबकि अमेरिका द अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉर्म ए न्यू स्टेट और अल्टर द बाउंड्री ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। द US is describe an indestructible union of indestructible state। क्या? नन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। तो यूनाइटेड नेशंस के केस के अंदर यूनियन को भी आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते और स्टेट्स को भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है? इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन तो हमने देखा ही था पहले, अब इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट भी अपन ने देख लिए। ठीक है, इंडिया का क्या है? इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 2 के अंदर क्या था। Moreover, the Constitution Article 4 itself declared the law made for the admission of or establishment of the new state under Article 2 and the formation of the new state and alteration of the area boundary or name of the existing state under Article 3। एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर चेंजेस के लिए मैंने आपको आर्टिकल 3 बताया था, नए स्टेट से रिलेटेड मैंने आर्टिकल बताया था 2 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई भी चेंजेस करने, इंटरनल चेंजेस करने, स्टेट्स के अंदर चेंजेस करने, नया स्टेट क्रिएट करना, इन सभी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह नहीं देखेंगे। ठीक है, ये वाली चीज इन्होंने कही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है इसके लिए चैप्टर हम आगे देखेंगे, चैप्टर 11 है शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसके अंदर आपको अलग से समझ में आएगा, अच्छे से डीप में पढ़ेंगे 368 आर्टिकल का मतलब क्या है। अभी तो बस आप ये देख लीजिए कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर हम कुछ भी करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको हम सिंपली कर सकते हैं। कंसिडर एज द अमेंडमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से हम इन सब कामों को कर सकते हैं। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस जब हम पार्लियामेंट की स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा लेजिस्लेटिव प्रोसेस होती है। तो अभी तो आप ये देख लीजिए सिंपल बिल की तरह इसको पास कर सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नहीं। मतलब आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, कोई भी स्टेट के अंदर चेंजेस करने हैं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के थ्रू हमें स्टेट्स की बाउंड्रीज के अंदर, नेम के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कब करने की जरूरत पड़ेगी ये आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो आप बता रहे हैं कुछ होगी तो इंडिया ने इनको शुरू में यूनियन टेरिटरी फाइनेंस किसी को यूटी के तौर पे, तो ये आर्टिकल 2 या 3 इसी के तहत नहीं आएगी। हम यूनियन ऑफ इंडिया में एक्वायर जो भी करते हैं टेरिटरी को हम, उसका अलग से कॉन्सेप्ट है। एक्वायर का तीसरा पॉइंट है, यूनियन ऑफ इंडिया अलग है, यूनियन टेरिटरी अलग है और एक्वायर का पॉइंट अलग है। तो एक्वायर जब भी करते हैं तो उसके अंदर अलग प्रोसेस होगी, आगे इसके अंदर दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया का नाम क्या हुआ? यूनियन ऑफ स्टेट। इसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, पार्लियामेंट की पावर किस कौन सी बॉडी को पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? पार्लियामेंट को पावर मिली है किसके अंदर? कोई भी स्टेट से रिलेटेड रीऑर्गेनाइजेशन करना है। फिर हमने क्या देखा? आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 शेड्यूल 1 किस चीज से रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील करता है यूनियन और इसकी टेरिटरी से। फिर हमने आगे क्या देखा? आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया जो टेरिटरी है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसकी टेरिटरी का नेम क्या होगा? इंडिया, दैट इज भारत। दूसरा हमने क्या देखा? इंडिया की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है? फेडरेशन ऑफ स्टेट होता है। इंडिया के अंदर कैसा होता है? यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे यहाँ फेडरेशन नहीं है, हमारे यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने एक तो नेम देखा भारत, दैट इज इंडिया, और इसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दैट इज यूनियन। इंडिया क्या है? इंडिया कंट्री इज यूनियन है। ठीक है, हमने देख लिया। हमारे यहाँ स्टेट्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है जब हमारा यूनियन बना दो। अब इसका उल्टा अपोजिट कहां पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जहां पे क्या हुआ?
जहां पे स्टेट्स बनते टाइम उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तभी वहां के स्टेट क्या इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रल होल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस। आर्टिकल 1 के अंदर टेरिटरी ऑफ इंडिया डिफाइन कर रखा है। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर 3 टेरिटरी हैं, एक तो यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज यूनियन मतलब स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरी, और ये तीसरा अलग ही चीज है, ये है एक्वायर्ड, जो हम एक्वायर किया है आज तक या फिर आगे एक्वायर करेंगे। जैसे इजराइल हमास की टेरिटरीज को तो एक्वायर कर लेगा, तो वो वाला एक्वायरेशन की बात चल रही है बेटा। ठीक है, कौन से शेड्यूल के अंदर है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर है। कौन से पार्ट के अंदर? फर्स्ट पार्ट के अंदर है। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर अंतर हमने देखा। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर इंडिया की होल टेरिटरी है, जिसके अंदर यूनियन ऑफ इंडिया भी है, मतलब स्टेट्स भी हैं, प्लस यूनियन टेरिटरी भी है, प्लस उसके अलावा हम जो एक्वायर करेंगे वो। जबकि यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स हैं। एक्वायर टेरिटरी अकॉर्डिंग टू मोड रीऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनल एडजस्टमेंट। ठीक है, एक्वायर टेरिटरी जो कि हम एक्वायर करने वाले हैं। ठीक है, हमने आज तक एक्वायर किया है कुछ, बिल्कुल किया है। दमन दीव दादरा नगर हवेली सिक्किम को हमने एक्वायर किया है। ठीक है, पुडुचेरी को एक्वायर किया है। आर्टिकल 2 इस चीज से रिलेटेड है। आर्टिकल 2 है न्यू स्टेट क्रिएशन से रिलेटेड। किसके पास? पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, जबकि आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 किस चीज से? एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन करना है, कम ज्यादा नेम चेंज ये सब करना है। किसके पास पावर है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री पावर क्या है? न्यू स्टेट क्रिएट करने की, इंक्रीज कोई एरिया, डिक्रीज एरिया और एल्टर द बाउंड्री और नेम चेंज। आर्टिकल 3 की प्रोसेस क्या है? आर्टिकल 3 की प्रोसेस है कि ये पार्लियामेंट ही डिसीजन लेगी इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, प्रायर रिकमेंड। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या हुआ? कोई भी बिल यदि आपको लेके आना है स्टेट से रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले वो बिल आएगा। बिल आने से पहले रिकमेंडेशन किसकी लेंगे? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट वो बिल सेंड करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर उनके व्यू पॉइंट लेने के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू पॉइंट का इंपैक्ट नहीं होगा कुछ भी किसके ऊपर? डिसीजन के ऊपर, पार्लियामेंट्री डिसीजन या प्रेसिडेंशियल डिसीजन के ऊपर। तो पार्लियामेंट बाउंडेड नहीं है। पार्लियामेंट चाहे वैसे नेम चेंज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, एल्टर कर सकती है। तो पार्लियामेंट की विल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी रिकमेंडेशन दे तो पार्लियामेंट मान भी सकती है, नहीं भी माने। ये विल वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे। ठीक है, इंडिया क्या है? इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ठीक है, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हमने देख ली। ठीक है, एडमिशन ऑफ स्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट आर्टिकल 3 आर्टिकल 2 हमने देख लिया। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, इससे आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं।